सभी को नमस्कार। आज की YouTube की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम महासागरीय जल के तापमान का अध्ययन करेंगे। महासागरीय जल का तापमान। अब जो महासागरीय जल का तापमान है, हमें पता है स्पष्ट रूप से सूर्य से आने वाली जो लघु तरंगे हैं, सूर्य से आने वाली लघु तरंगों द्वारा महासागरीय जल का तापमान ठीक निश्चित होता है। यानी सूर्य से जो आने वाली जो लघु तरंगे हैं, उसी के द्वारा जो महासागरीय जल है वो गर्म होता है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं, इन्हें हम सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप या इंसोलेशन हम कहते हैं। इसके अलावा जो महासागरीय जल का जो तापमान है, जो सागरीय तली है, सागरीय तली, ठीक है, जो सागरीय तली है, जो सागर के जो बॉटम में है, उस जो वहां से भी कुछ इसे हीट मिलती है, लेकिन वो क्या है, नगण्य होती है, इसलिए उसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो मुख्य रूप से महासागरीय जो जल है वो सूर्य के तापमान के द्वारा ही गर्म हो पाता है। सबसे पहले हम एक तो देखते हैं कि सागरीय तल और दूसरा है सागरीय तली। तल और तली में अंतर करना जरूरी है, हमें ज्ञात रहना चाहिए सागरीय तल क्या है और सागरीय तली क्या है। ये जैसे कोई महासागर है, अब जैसे सागरीय तली है, जो जल का जो ऊपरी भाग है ये तो तल कहलाता है, ठीक है, और जल का जो सबसे निचला भाग है ये तली कहलाता है, जो बॉटम में है वो तली कहलाता है। जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह है, वहां लिखा होता है कि इस स्थान की महासागरीय तल से ये ऊंचाई है। अब जो तल से जो ऊंचाई है वो ऊंचाई यहां से ज्ञात करते हैं, ना कि बॉटम से, तली से यहां से ज्ञात नहीं करते हैं। तो किसी भी स्थान की जो ऊंचाई है वो महासागरीय जो तल है यहां से ज्ञात की जाती है। फिर नेक्स्ट है अपने दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि दैनिक तापांतर क्या होता है। कि 24 घंटे में अधिकतम तापमान और निम्नतम तापमान का जो अंतर होता है वही दैनिक तापांतर होता है। 24 घंटे में उच्चतम तापमान और निम्नतम तापमान का अंतर, ठीक है, वो होता है दैनिक तापांतर। ठीक है, जो महासागरों की महासागरों के तल के तल का औसत
दैनिक तापांतर नगण्य होता है। जो महासागर है इनका जो दैनिक तापांतर है वो नगण्य होता है। ठीक है, यानी लग इसको वैसे तो 1 डिग्री सेल्सियस मानते हैं कि जो दैनिक तापांतर है वो 1 डिग्री सेल्सियस ही होता है और जिसे नगण्य ही माना जाता है। अब ऐसा क्यों है ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि महासागरीय जो जल है वो किस तरह से सूर्य के द्वारा गर्म हो पाता है और कितना हो पाता है और कितनी गहराई तक यह गर्म हो पाता है। जैसे जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम तापमान महासागर का जो अधिकतम तापमान यह है दोपहर के 2 बजे होता है। ठीक है, यानी समुद्री जो तल है वहां पर अधिक तापमान हमें दोपहर के 2 बजे मिलेगा और निम्नतम तापमान ये हमें प्रातः के अर्ली मॉर्निंग के 5 बजे मिलेगा। तो जैसे दोपहर के दो बजे हैं उस समय तो अधिकतम तापमान रहेगा जलीय भाग में, और निम्नतम तापमान है ये सुबह के 5 बजे होता है। उसके बाद नेक्स्ट है वार्षिक तापांतर। वार्षिक तापांतर यानी एक वर्ष में जो तापमान है उसका क्या अंतर है उसका एवरेज निकाला जाता है। वार्षिक तापांतर, वार्षिक तापांतर में एक जैसे जो महासागरीय जो भाग है सबसे अधिक गर्म किस माह में होता है और सबसे कम तापमान किस समय यानी किस माह में होता है। सबसे गर्म, सबसे गर्म होगा अगस्त माह में, और सबसे गर्म की जगह शब्द उचित रहेगा अधिकतम तापमान। अधिकतम वार्षिक तापांतर यानी अधिकतम तापमान अगस्त माह में होता है। महासागरों का जो अधिकतम तापमान है ये अगस्त माह में होता है और निम्नतम तापमान फरवरी माह में होता है। तो यानी जो अगस्त का जो समय होता है उस समय महासागरों का तापमान अधिक होता है और फरवरी माह में जो महासागरों पर जो तापमान है वो कम होता है। फिर नेक्स्ट है कि महासागरों को जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। महासागर के तापमान को प्रभावित करने वाले
कारक। सबसे पहला कारक आएगा इसमें अक्षांश, दूसरा है सागर नहीं, जल और स्थल। जल और स्थल का स्वभाव, यानी जलीय क्षेत्र और स्थलीय क्षेत्र का स्वभाव। तीसरा प्रचलित पवने, चौथा धाराएं। ठीक है, ये कुछ कारक है जिनके कारण महासागरीय जल का तापमान है वो प्रभावित होता है। तो सबसे पहले अक्षांश है। अब हमें, जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तापमान में गिरावट आती है। यह भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। ठीक है, जैसे ही हम इसके उत्तर या दक्षिण में हम जाएंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन अधिक रहेगा। सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है और जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं या दक्षिण की तरफ तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ये जो क्षेत्र है ये अधिक गर्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्षेत्र जब गर्म नहीं होगा तो यहाँ क्या है, यहाँ जो महासागरीय जो जल है वो अधिक गर्म नहीं हो पाएगा। हालांकि जो भूमध्य रेखा है ये यहां भी जो जल है इसका तापमान अधिक नहीं मिलेगा। भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर एक तो बादल बनते हैं। ठीक है, बादल बनेंगे उस फिर वर्षा होगी, इस वजह से यहाँ तापमान अधिक नहीं मिलेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा, यानी जो अयन क्षेत्र है इन्हें अयन क्षेत्र कहते हैं। जो अयन क्षेत्र है यहां पर तापमान अधिक मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक तो बादल नहीं बनते और ना ही, जब बादल नहीं बनेंगे तो वर्षा भी नहीं होगी। इसलिए जो कर्क रेखा है और जो मकर रेखा के जो क्षेत्र है यहाँ जो जलीय भाग है इनका तापमान अधिक मिलेगा। फिर नेक्स्ट है जल और स्थल का स्वभाव। अब जल और स्थल का स्वभाव हमें पिछले वीडियो में भी बताया था। जो जलीय क्षेत्र है ये देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, और जो स्थल है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। जैसे ये एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए जलीय भाग है और ये स्थलीय भाग है। ठीक है, ये जलीय भाग। अब जैसे हवाई स्थलीय भाग से जलीय भाग की तरफ जब चलेगी तो यहाँ जो जल है, जो स्थलीय भाग का जो जल है ये क्या है, ये गर्म है। लेकिन हवाई कैसे चल रही है, स्थल से जलीय भाग की ओर हवाई चल रही है। तो इस दौरान ये जो इस क्षेत्र का जो जल है जो कि गर्म है,
तो हवाएं अपने साथ उसे आगे दूर ले जाएगी। दूर ले जाने के बाद यहां से जो गर्म जल है उसका स्थान यहां से जो नीचे जो जल है वो ले लेगा। अब जो महासागरों के नीचे जो जल होगा वो ठंडा होगा, तो ये क्षेत्र कैसे हो जाएगा, फिर गर्म नहीं होकर ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये अंतर आ गया, प्रभावित हो गया है ना, प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा, जब वायु जलीय भाग से स्थलीय भाग की तरफ चलेगी तो वही जो स्थलीय भाग के पास में जब जल उपस्थित रहेगा तो वो जल क्या है, वो गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्थलीय भाग है और जो जलीय भाग है उसके द्वारा भी महासागरीय जल है जो तापमान है वो प्रभावित होता है। फिर नेक्स्ट है अपने प्रचलित पवने। देखिए, पवन वाला जो वायु दाब की पेटियां जब आपको करवाई थी उसमें पवनों का बताया था कि प्रचलित पवने, देखिए इनके अलग अलग नाम है। प्रचलित पवने, ग्रहीय पवने या स्थायी पवने, ये इनके नाम है। ठीक है, अब कौन सी होती है, तीन तरह की होती है पवने। ठीक है, एक तो ये व्यापारिक पवन, दूसरी पछुआ पवन, तीसरी ये है ध्रुवीय पवन। ये पवने वो होती है। तो ये स्थायी पवने हैं, ग्रहीय पवन भी कहते हैं। जब ये पवने जब चलती है, जब क्षेत्रों में जैसे व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड जब चलती है तो महाद्वीपों के जैसे पूर्वी भाग है, ठीक है, वहां पर तापमान क्या है, तापमान ये कम होता है और पश्चिम में अधिक होता है, पश्चिम में अधिक होता है। ठीक है, महासागर कर देंगे, महासागर। ठीक है, तो महासागरों में जैसे पूर्व की तरफ तो तापमान इन व्यापारी पवनों के कारण वहां कम मिलेगा और पश्चिम में अधिक मिलेगा, और जब पछुआ पवन चलेगी तो इसके उलट हो जाएगा। ठीक है, तो पूर्व की तरफ क्या है, यहाँ कम है तो यहाँ अधिक हो जाएगा और पश्चिम में कम हो जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत हो जाएगा। फिर तो फिर नेक्स्ट है धाराएं। देखिए, महासागरों में जो धाराएं चलती है, अब धाराएं भी दो तरह की होती हैं, एक धारा ठंडी होती है और एक धारा गर्म होती है। अलग अलग धाराएं होती है ये। ठीक है, कुछ धाराएं ठंडी होती है तो कुछ गर्म होती है धाराएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जैसे गल्फ स्ट्रीम धारा का देखते हैं। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम जो धारा है ये गर्म जल धारा है, गैस है गर्म, गैस है गल्फ स्ट्रीम। ये ठीक है, इसे याद रखने की, याद रख सकते हैं इसे हम। ठीक है, ये गर्म जल धारा है। तो ये क्या करती है, ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र है या तट है, उत्तर पूर्व जो तट है वहां तापमान ज्यादा रहता है, ज्यादा रहता है। तापमान ज्यादा क्यों रहता है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम जो जल धारा है ये गर्म जल धारा है। जो उत्तरी पूर्वी तट है यूरोप का, वहां पर ये जो तापमान अधिक, ये कम गिरने नहीं देती है, तापमान अधिक रहता है। उस वजह से ये जो क्षेत्र है ये एक तो जमता नहीं है बर्फ से,
यानी साल भर ये खुला रहता है व्यापार के लिए। ठीक है। और उसके बाद जैसे लेब्राडोर धारा है, ये ठंडी जल धारा है। ठीक है। अब ये क्या करती है, ये जैसे जो अमेरिका है उसके उत्तर पूर्व का जो तट है तो वो हिमांक तक पहुंच जाता है। हिमांक बिंदु तक। हिमांक बिंदु तक जो अमेरिका का जो उत्तर पूर्वी तट है, लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, उसकी वजह से हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट यानी वो जो क्षेत्र है वो जम जाता है। तो इस तरह से ये महासागरीय जो तापमान है ये इसके प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।